दोस्तों, भारत में बहुत से ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है जिन्होंने अपने ज्ञान और कर्म के बलबूते अपना नाम इतिहास में दर्ज करवा दिया। ऐसी ही ज्ञानी लोगों की लिस्ट में एक नाम बहुत प्रसिद्ध है, आचार्य चाणक्य पंडित का। चाणक्य, जिनके बारे में हर भारतीय कभी न कभी तो सुना ही होगा। प्राचीन भारत के विख्यात शिक्षक, शाही सलाहकार, कूट राजनीतिज्ञ और अर्थशास्त्री थे। इन्होंने हजारों साल पहले आधुनिक भारत की नींव रखी। आज भी एक सफल व्यक्ति बनने के लिए अधिकतर लोग चाणक्य के बताए हुए निर्देशों पर ही चलना चाहते हैं। इतिहासकारों का मानना है कि आचार्य चाणक्य का जन्म तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान में है, वहां लगभग 2400 साल पहले हुआ था। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, जन्म के समय उनके मुख में पूरे दांत थे। इनकी भविष्यवाणी करते हुए ऋषियों ने बताया कि भविष्य में इनके राजा बनने के योग हैं। लेकिन उनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता के अनुसार उनका राजा बनना लगभग नामुमकिन था। माना जाता है कि पिता के शिक्षक होने के कारण आचार्य चाणक्य को पढ़ाई में बहुत रुचि थी। जब उनकी उम्र के बच्चे खेल कूद में व्यस्त थे, उस समय आचार्य वेदों का अध्ययन करना शुरू कर दिया था। वेदों के अध्ययन के बाद उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय से राजनीति शास्त्र की पढ़ाई की। तक्षशिला, जो कि दुनिया का सबसे पुराना विश्वविद्यालय था, जहां बड़े बड़े विद्वान आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, विज्ञान, ज्योतिष विद्या, गणित के साथ लगभग 60 से भी अधिक विषयों के शिक्षक हुआ करते थे। आचार्य चाणक्य ने राजनीति शास्त्र को चुना। राजनीति में अच्छी पकड़ होने के कारण इन्होंने विद्यार्थी जीवन में ही कौटिल्य और विष्णुगुप्त जैसे नाम पाए। तक्षशिला में अपनी शिक्षा को पूर्ण करने के बाद इनको वहीं शिक्षक चुना गया। वो अपने विद्यार्थियों में काफी लोकप्रिय थे। विद्यार्थी उनकी बातों को बहुत ध्यान लगाकर सुनते थे। इसी दौरान सिकंदर पूरी दुनिया को जीतते हुए भारत की तरफ बढ़ रहा था। सोने की चिड़िया भारत को लूटने के लिए आक्रमण पे आक्रमण कर रहा था और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट पोरस को हरा चुका था, लेकिन इसमें संदेह है। आचार्य चाणक्य के मन में एक सपना था, क्यों ना अखंड भारत का निर्माण किया जाए, एक शक्तिशाली राजा को खड़ा किया जाए। उन्होंने अलग अलग राजाओं से मिलना शुरू किया। उस समय मगध सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जहां नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद का शासन था। चाणक्य अपने विचारों के साथ धनानंद से मिलने चले गए और राज दरबार में कहा, क्यों न हम सिकंदर के खिलाफ तैयारी करें, क्योंकि भारत के छोटे छोटे राज्यों को हराकर आगे बढ़ रहा है। और एक बात, उस समय धनानंद प्रजा से कर वसूल करने में व्यस्त था। प्रजा से टैक्स वसूल करके जुआ, स्त्रीगमन और भोग विलास जैसे कार्यों पर खर्च करता था। आचार्य ने धनानंद को समझाया कि राजा का कर्तव्य है कि प्रजा से पैसे लेकर उसे समाज सेवा में लगा दे, न कि भोग विलास पे खर्च करे। ये बात सुनकर धनानंद को गुस्सा आ जाता है और कहता है, ऐ पंडित, तुम अपनी पंडिताई करो, तुम मुझे राजपाट ना सिखाओ, सिकंदर यहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा। जब आचार्य चाणक्य ने दोबारा समझाने का प्रयास किया तो धनानंद धक्का मारकर आचार्य चाणक्य को जमीन पर गिरा दिया। आचार्य के नीचे गिरने की वजह से उनकी शिखा खुल गई। धनानंद अपना आपा खोते हुए बोला, अब तुम यहाँ से चले जाओ, वरना तुम्हारी खुली शिखा को काट दूंगा। आचार्य चाणक्य अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाए और संकल्प ले लिया, मैं आचार्य चाणक्य पंडित अपनी शिखा तब तक नहीं बांधूंगा जब तक तेरे साम्राज्य को उखाड़कर अखंड भारत का राजा न खड़ा कर दूं। अब आचार्य को लगने लगा कि मुझे ही किसी को राजा बनाना पड़ेगा। आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर कि उन्होंने अपने संकल्प को पूरा करने के लिए एक छोटे से बालक के प्रति खुद को समर्पित कर दिया, जिसका नाम था चंदू। आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के नाम से विख्यात हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को आचार्य ने ट्रेनिंग दी,
बहुत सारे संस्कार और शास्त्र सिखाए, एक शक्तिशाली राजा बनने के सारे गुण सिखाए। 17 से 18 साल की उम्र के चंद्रगुप्त की सहायता से आचार्य चाणक्य ने सोचा कि सिकंदर को उखाड़ दूंगा। इतना विश्वास तो चंद्रगुप्त को खुद पे भी नहीं था, लेकिन उनकी निष्ठा और शरणागति थी आचार्य चाणक्य के प्रति। आचार्य मार्गदर्शन करते चले गए और चंद्रगुप्त उनकी बातों को मानते चले गए। एक दिन आचार्य ने चंद्रगुप्त से कहा, शत्रु की दुर्बलता जानने तक उसे अपना मित्र बनाए रखें। इसलिए चंद्रगुप्त सिकंदर की सेना में शामिल हो गया ताकि उनकी कमजोरियों को जान सके। धीरे धीरे समय बीतता गया और चंद्रगुप्त अब सिकंदर की सेना में एक भरोसेमंद सिपाही बन गया था। अब सिकंदर की सारी बातें आचार्य चाणक्य तक पहुंचने लगी थी। आचार्य को इतना समझ आ गया था कि बहुत दूर से युद्ध करते हुए आगे बढ़ रही सिकंदर की लाखों की सेना शरीर से थक चुकी होगी। अब इनको मन से थकाने की योजना बनाया। इन्होंने सेना में अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया। हमारे देश के जो देवी देवता हैं वो तुमसे बहुत नाराज हैं। अगर तुम यहाँ से आगे बढ़े तो तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। उन्होंने अजीबोगरीब काम कराए। कभी खाने में विष मिला देते थे तो कभी आपस में लड़ा देते थे और कभी कभी उनके झंडे में आग लगा देते थे। धीरे धीरे सिकंदर की सेना भ्रमित और अंदर से खोखली होने लगी। यही कारण था जो सिकंदर भारत के उत्तरी राज्यों को जीतने के बाद भी ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाया। क्या कहते हैं, जो जीता वही सिकंदर? बिल्कुल गलत बात। जो जीता वही चंद्रगुप्त बोलना चाहिए। चंद्रगुप्त केवल मार्गदर्शन लेते रहे आचार्य चाणक्य से और सिकंदर की सेना को उखाड़कर फेंक दिया। सिकंदर के भाग जाने की वजह से इनमें आत्मविश्वास बहुत ज्यादा बढ़ गया और 5000 हाथी घोड़ों की सेना लेकर धनानंद पर चढ़ाई कर दिया और परिणाम ये निकला, धनानंद की लाखों की सेना ने एक झटके में चंद्रगुप्त की सारी सेना का विध्वंस कर दिया। चंद्रगुप्त और आचार्य चाणक्य को जान बचाकर भागना पड़ा। कुछ समय बाद आचार्य चाणक्य ने धनानंद को हराने के लिए युद्ध के कुछ नियम बनाए। नंबर 1, परिधि पे हमला करना। मगध के बाहरी राज्यों में जहां जहां धनानंद की सेना कमजोर थी, उन सभी राज्यों को जीतना शुरू किया। नंबर 2, उन्होंने विष कन्याओं की सेना बनाई। इसमें सुंदर स्त्रियों को रोज निम्न मात्रा में विष पिला पिलाकर उन्हें विष कन्या बना दिया। ये इतिहास में पहली बार था। वैसे आचार्य चाणक्य ने बहुत सारे कार्य पहली बार ही किए हैं। विष कन्याएं राजाओं को चूमकर उन्हें मृत्यु के घाट उतार देती थी। नंबर 3, जासूसों की सेना। उन्होंने जासूसों की सेना बनाई ताकि दूसरे साम्राज्य की खुफिया बातों को जान सके। आचार्य इतने चतुर थे, कभी कभी जासूसों के पीछे भी जासूस लगा देते थे, कहीं ये मेरी बात कहीं और तो नहीं बता रहा। आचार्य ने एक साधु का भेष बनाया और प्रवचन देकर लोगों को प्रभावित करके चंद्रगुप्त की सेना में शामिल होने के लिए कहते थे। धीरे धीरे इन्होंने 8 लाख लोगों की विशाल सेना बना ली। ये सेना अब धनानंद की सेना से लगभग 4 गुना बड़ी हो गई थी। और एक बात, हमारे देश में आजकल आरक्षण का बड़ा चक्कर चल रहा है, लेकिन आचार्य आरक्षण के सख्त खिलाफ थे। ये कहते थे केवल योग्य व्यक्ति को ही आगे बढ़ाऊंगा। आचार्य का मानना था कि राजा को अपने आसपास बुद्धिमान और योग्य व्यक्ति रखने चाहिए, चापलूस नहीं जो बार बार तारीफें करते हैं। आचार्य चाणक्य ने धनानंद से युद्ध करने के लिए कई सारे राजाओं से हाथ मिला लिया, जिसमें काश्मीरी राजा प्रवर्तक, सम्राट पोरस और कुछ यूनानी राजा शामिल थे, जिनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध पर आक्रमण किया और धनानंद को युद्ध भूमि में परास्त करके उसे मृत्यु दंड दिया। वर्ष 322 ईसा पूर्व चंद्रगुप्त ने आचार्य चाणक्य की सहायता से नंद वंश का अंत करके मौर्य वंश की स्थापना किया। इस प्रकार से आचार्य चाणक्य ने अपने प्रतिशोध को पूरा किया और अपने अपमान का बदला धनानंद की मृत्यु से लिया। आचार्य का प्रतिशोध व्यक्तिगत नहीं था बल्कि सामाजिक था। वो राज्य को सुरक्षित और शासन को सुचारू रूप से चलते देखना चाहते थे। सबसे महत्वपूर्ण, समग्र भारतवर्ष को एकजुट देखना चाहते थे, न कि बिखरा हुआ। आचार्य पहले चंद्रगुप्त के राजनीतिक सलाहकार, फिर उनके पुत्र बिंदुसार के राजनीतिक सलाहकार रहे। अंत में सुबंधु नामक एक मंत्री ने धोखे से आचार्य चाणक्य को मृत्यु के घाट उतार दिया। आज कई बड़े मंत्री हैं हमारे देश में,
जैसे शिक्षा मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री। ये सारे सबसे महत्वपूर्ण मंत्री पद हैं। आचार्य चाणक्य ऐसे व्यक्ति थे जो इन सभी मंत्री पद के कार्यों को अकेले करते थे। तो आप खुद सोच सकते हैं कितने महान थे आचार्य चाणक्य पंडित। तो दोस्तों, ये थी आचार्य चाणक्य पंडित की कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक इट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगली कड़ी में आप किस राजा के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।